शुरू करने का निर्णय लिया है, और वो सीरीज है हिटलर के ऊपर। हिटलर के विचार, हिटलर किन परिस्थितियों में जन्मा, हिटलर ने किस तरह से अपनी प्रोपेगेंडा रणनीति बनाई, हम इनको जानना चाहते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से बुनियादी तौर पर कह देना चाहता हूं कि इन पूरे एपिसोड का सीधे जर्मनी और जर्मनी की परिस्थितियों से गहरा संबंध है। हो सकता है कि इससे मिलती जुलती बातें जो हम लोग यहाँ रखेंगे वो किसी भी देश में मिल सकती हैं, क्योंकि हिटलर की राजनीति किसी भी देश में संभव है। ये मैंने एपिसोड रखने का फैसला इसलिए किया कि मैंने सोशल मीडिया पर जो अध्ययन किया और तमाम किस्म के जो हज़ारों वीडियोस जो डेली अपलोड होते हैं देखें, तो मैं, और दूसरा ये कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ता रहा हूँ, तो मेरे लिए ये एक मिस्ट्री है कि हिटलर पर हिंदी में लिखा नहीं गया। हिटलर के राजनीतिक चरित्र पर सीधे हिंदी की आलोचना ने और हिंदी के समाज विज्ञान ने या अंग्रेजी के समाज विज्ञान ने, उसमें पॉलिटिकल साइंस के लोग भी शामिल हैं, उसमें सोशल साइंस के लोग भी शामिल हैं, उसमें हिस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में हिटलर को लेके कोई गंभीर रिसर्च नहीं हुई, और ये अपने आप में एक मतलब दिलचस्प चीज है। सवाल यह कि हिटलर का कोई सबक हमारे लिए बनता है कि नहीं बनता। हिटलर से सारी दुनिया प्रभावित थी और सारी दुनिया पर हिटलर की राजनीति का असर हुआ। सारी दुनिया के साहित्य को और संस्कृति को हिटलर ने प्रभावित किया। भारत भी उसमें से एक है। लेकिन हिटलर से प्रभावित जो लोग हैं, हिटलर से प्रभावित जो साहित्य और संस्कृति के रूप हैं, उन पर तो हमने कभी चर्चा नहीं की। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की चीज है कि आखिर हमारे यहां हिटलर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बन पाया। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन हिटलर विषय नहीं बन पाया। हिटलर की बस चलते फिरते ढंग से हम जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता कि किसी विश्वविद्यालय ने या किसी भी सामाजिक राजनीतिक संगठन ने सीधे हिटलर पर केंद्रित होकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कोई पब्लिक डायलॉग किया हो, सेमिनार की हो, संगोष्ठी की हो। क्यों? हिटलर क्या इतना ही अप्रासंगिक है? जी नहीं, हिटलर बहुत प्रासंगिक है। हिटलर के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिटलर हमारी रगों में घुस चुका है। तो मेरी जो व्यक्तिगत धारणा है वो ये कि हिटलर पर बात करते समय उन परिस्थितियों पर पहले बात की जानी चाहिए जिनमें हिटलर पैदा हुआ। एक और चीज है, आपसे समाजवाद से नफरत करने वाले लोग मिल जाएंगे, कम्युनिस्टों से नफरत करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन नाजीवाद से नफरत करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। पूछा जाना चाहिए कि नाजीवाद में ऐसा क्या प्रिय है जिसकी वजह से कभी नाजीवाद के खिलाफ में लोग नहीं लिखते। आए दिन हिटलर के बारे में, नाजीवाद के बारे में सिर्फ पासिंग रेफरेंस के तौर पर बात होती है, केंद्र में रख के बात नहीं होती। उल्लेखनीय बात यह है कि हिटलर ने बहुत कम से शासन किया, लेकिन सारी दुनिया को विनाश के गर्त में वो ले गया।
सारी दुनिया को उसने इतने गहरे प्रभावित किया कि आज भी जगह जगह हिटलर के प्रतिरूप जन्म ले रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इसके बावजूद हम हिटलर पर डायरेक्ट बात करना नहीं चाहते। क्यों? और यही मेरी बुनियादी चिंता का विषय है, जिसकी वजह से मैंने ये एपिसोड करने का निर्णय लिया। मैं नहीं जानता कि इसमें कितने एपिसोड होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पर अच्छे से विस्तार से बात की जानी चाहिए, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र में काम करने वालों के लिए ये एक तरह से शिक्षाप्रद सीरीज होगी। जो लोग भी लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, उनको हिटलर का आलोचनात्मक अध्ययन अनिवार्य पाठ्यक्रम के तौर पर करना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको अनिवार्य रूप में नाजीवाद और नाजीवाद की राजनीति का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। जिसे हम लोग राजनीतिक साक्षरता कहते हैं, उस राजनीतिक साक्षरता में हिटलर के बारे में साक्षरता शामिल नहीं है। और यही वजह है कि जब हमारे सामने हिटलर जैसी मुसीबतें आके खड़ी होती हैं, तो हमारे पास उत्तर नहीं होते, हमारे हाथ पर फूले होते हैं। ये सवाल तो बनता ही है कि ऐसी क्या चीज थी जिसने कि हिटलर को इतने कम समय में 10-12 साल के अंदर उसने सारी दुनिया को एकदम प्रभावित कर लिया और यूरोप को एकदम तहस नहस कर दिया। सारी दुनिया पर उसने विश्व युद्ध थोप दिया, जिसे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। हिटलर ने मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े अपराध किए, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे डिस्कोर्स से गायब है। बौद्धिक जगत या सचेतन जगत या जो शिक्षित समाज, वो फेसबुक पर भी है, वो शिक्षित समाज हिटलर पर, नाजीवाद पर बात करने से, एक पंक्ति लिखने से क्यों डरता है? क्यों नहीं बात करना चाहता? क्या वजह है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे यहाँ का जो सचेतन समाज है, वो हिटलर के बारे में न्यूनतम जानकारी रखता है? कोई तो वजह होगी, उसकी खोज की जानी चाहिए। आप यूरोप में जाइए, यूरोप में हिटलर को लेके, नाजी पार्टी को लेके बाकायदा बुद्धिजीवियों में सचेतनता मिलेगी। लेकिन आप हिंदुस्तान में जाइए और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, आपको हिटलर को लेके और नाजीवाद को लेके कोई सचेतनता नहीं मिलेगी। हाल के वर्षों में यह देखा गया कि चीन और लैटिन अमेरिका के देशों में हिटलर के बारे में, हिटलर और नाजीवादी पार्टी के बारे में गंभीर रिसर्च और अध्ययन अध्यापन के कार्य शुरू हुए। भारत में तो कहीं हिटलर के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम कि कोई कहीं एक कंप्लीट पेपर नाजीवाद के ऊपर पढ़ाया जाता हो हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में, नहीं जानता। कम से कम मैं लिटरेचर की बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लिटरेचर में समाजवाद पढ़ाया जाता है, लेकिन नाजीवाद के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। लिटरेचर में, प्रगतिशील आंदोलन में, प्रगतिशील साहित्य में बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, लेकिन नाजीवाद की चर्चा नहीं होती। एक और चीज है, ये साहित्यकारों से भी पूछा जाना चाहिए, कितने ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिटलर के ऊपर लिखा। दिलचस्प बात बता रहा हूं कि हिटलर के ऊपर जो सामग्री हिंदी में लिखी गई एक जमाने में, जब हिटलर सूरज की तरह चमक रहे थे, तो हिंदी में प्रशंसात्मक सामग्री लिखी गई।
हिटलर की कुछ किताबों का ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन हिटलर के बारे में हमारे यहाँ जो भी हिंदी में सामग्री है वो प्रशंसात्मक ढंग से लिखी गई है। हमारे यहाँ हिटलर से नफरत नहीं करते थे लोग, इसके बावजूद कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध सारी दुनिया पर थोप दिया था, इसके बावजूद कि लाखों यहूदियों को उसने, जो कि निर्दोष थे, उसने मौत के घाट उतार दिया था। इसका मतलब है कि हिंदी में कहीं बहुत गहरी जड़ें हैं हिटलर की, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट। पलट के मैं ये भी सवाल कर सकता हूं कि भारत के लोग हिटलर को मूल्यांकन के योग्य क्यों नहीं समझते, चाहे वो समाज विज्ञान के लोग हो, चाहे वो हिंदी के लोग हो, चाहे हिंदी के लेखक हो, चाहे वो आलोचक हो। उल्टा ये देखा गया कि हिटलर का जो प्रचारक था गोयबेल्स के विचारों का बहुत गहरा असर है हिंदी के लोगों पर, भारतीय समाज पर, यहां तक कि साहित्यकारों पर भी। हमारे यहां गोयबेल्स के विचारों का असर है, लेकिन गोयबेल्स पर बात नहीं है। दो नमूने बता रहा हूं गोयबेल्स का कैसे असर है, हिटलर का कैसे असर है। गोयबेल्स की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने हिटलर के शासन के दौरान बुद्धिजीवियों के प्रति नफरत का माहौल आम जनता में पैदा किया। उस गोयबेल्स के इस पहलू का हिंदी में भारत के समाज में एक बड़ा असर है, एक बड़ा सेक्शन है मिडिल क्लास का जो इंटेलेक्चुअल से नफरत करता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम हिटलर से अप्रभावित हैं, हमारे ऊपर हिटलर का कोई प्रभाव नहीं है, गोयबेल्स का कोई प्रभाव नहीं है, जी नहीं। गोयबेल्स ने पूरी दुनिया में जर्मनी से जो सिलसिला शुरू किया कि बुद्धिजीवियों से नफरत करो, इस फिनोमिना से भारत के बुद्धिजीवी और भारत का शिक्षित समाज गहरे प्रभावित है, और अशिक्षितों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सेकंड चीज जो गोयबेल्स ने शुरू की थी, जिसे हम लोग कहते हैं हेट कैंपेन, किसी एक को शत्रु बनाओ और फिर उसके खिलाफ में घृणा अभियान शुरू कर दो। तो दो चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण दो चीज जो गोयबेल्स ने सारी दुनिया को दी, वो था बुद्धिजीवियों के खिलाफ नफरत और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ में हेट कैंपेन, और उसकी टेक्निक, उसकी राजनीति, उसकी विचारधारा, ये दोनों ही चीजें गोयबेल्स ने दी और हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। हमारे यहां इसकी पहले से उपजाऊ जमीन थी नफरत की, हम जाति के नाम पर नफरत करते थे, धर्म के नाम पर नफरत करते थे। तो जहां पहले से ही घृणा के लिए एक कच्ची जमीन तैयार हो, वहां गोयबेल्स के विचार बड़ी जल्दी फलते फूलते हैं, बिना किसी किस्म के खाद पानी दिए वो फलते फूलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भारत में तो हिटलर का असर नहीं है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं भारत में हिटलर के विचारों का बड़े पैमाने पर असर हुआ, और ये दो चीजें हैं, हेट कैंपेन और बुद्धिजीवियों के खिलाफ नफरत। ये बुनियादी तौर पर सारी दुनिया को गोयबेल्स ने दी। इसके बावजूद हिटलर पर बात करें कि न करें, जरूर करनी चाहिए। चूंकि आपने हिटलर के बारे में बात नहीं की, गोयबेल्स के बारे विचारों के बारे में बात नहीं की, यही वजह है कि हिटलर गोयबेल्स के विचारों को या उससे मिलते जुलते विचारों को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी समाज में बड़े पैमाने पर अपील है।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मतलब गोयबेल्स के विचार किसी के भी अंदर हो सकते हैं। ये नफरत का बीज जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो पहले से था, ये एक सुनियोजित हेट कैंपेन के तौर पर डेवलप किया गोयबेल्स ने। थर्ड चीज गोयबेल्स ने विकसित की वो थी नायक केंद्रित राजनीति और नायक का महिमा मंडन। भारत संयोग से इन तीनों की ग्रिप में जा चुका है। लंबे समय से हमारे यहां नायक का महिमा मंडन चल रहा है, आज की बात नहीं है। हमारे यहां नायक केंद्रित तो इतिहास दृष्टि रही है, साहित्य की इतिहास दृष्टि में नायक केंद्र में रहे हैं। ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये क्या है? ये नायक केंद्रित इतिहास दृष्टि का एक नमूना मात्र है। जरूरत किस बात की है? जरूरत किस बात की है कि इन तीनों चीजों को, बुद्धिजीवियों के खिलाफ नफरत के फिनोमिना को, कैंपेन के फिनोमिना को और नायक केंद्रित राजनीति को, इन तीनों को गंभीरता से चुनौती दी जाए। और यही वजह है कि हमें हिटलर को जानने की, उसका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करने की सख्त जरूरत है। मुझे लोकतंत्र चाहिए, एट एनी कॉस्ट लोकतंत्र चाहिए। मुझे लोकतंत्र के विकास के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों का जब तक विकास नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, हम हिटलर से बच नहीं सकते। हिटलर ने जो मूल्य संसार में पैदा किए, उन मूल्यों के असर से हम बच नहीं सकते। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो हिटलर को गंभीरता से पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। एक और चीज है जो कहना चाहता हूं, आखिरी चीज, हिटलर बना सबके बस की नहीं है। हिटलर तो हिटलर ही था। आप उसके अब उच्छिष्ट विचार ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हमारे यहां चली आई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए जानने की कि आखिर हिटलर कैसे बना, हिटलर फासिस्ट कैसे बना, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसने कि हिटलर को फासिज्म का अनचैलेंज नायक बनाया। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें हिटलर पैदा होता है। जब तक आप इसकी आलोचनात्मक ढंग से खोज नहीं करेंगे, आपकी हिटलर से मुक्ति होने वाली नहीं है। आप हिटलर को चाहें या ना चाहें, जाने या ना जाने, हिटलर आपकी रगों में प्रवेश करेगा। एक से उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे जो कहते हैं हम टीवी नहीं देखते। अरे आप टीवी नहीं, जैसे मैं भी टीवी नहीं देखता, लेकिन मैं क्या टीवी से अप्रभावित रह सकता हूं? आप टीवी नहीं देखते, इसके बावजूद टीवी आपको प्रभावित करेगा। आप हिटलर को नहीं जानते, इसके बावजूद हिटलर की राजनीति आपको प्रभावित करेगी। हिटलर से आंखें बंद करके आप हिटलर से मुक्ति नहीं पा सकते। हिटलर के प्रति अज्ञानता प्रकट करके आप हिटलर से मुक्ति नहीं पा सकते। हिटलर से मुक्ति पाने के लिए पहले हिटलर को जानना, विश्लेषित करना और यह समझना जरूरी है कि आखिर हिटलर ने किया क्या। और यही चीज हमारे लिए लोकतंत्र की रक्षा में मदद करेगी। और इसीलिए हिटलर पर बात करना बेहद जरूरी है, रिलेवेंट है। क्योंकि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती अगर
20वीं शताब्दी के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दी तो वो था हिटलर, उसके पहले उसके जो हमराही थे मुसोलिनी, दूसरे उसके हमराही थे फ्रैंको। ये तमाम किस्म के जो फासिस्ट नेता आए, इन्होंने लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित और क्षतिग्रस्त किया। और यही वजह है कि मैं हिटलर का पुनर्पाठ वैज्ञानिक दृष्टि से करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़ें और जानें। तभी, अगर आप हिटलर को जानेंगे नहीं तो हिटलर से लड़ नहीं सकते। अगर आप जानेंगे नहीं तो हिटलर को मानने के लिए मजबूर होंगे। मनुस्मृति कहीं नहीं है, लेकिन मनुस्मृति हमारी नसों में घुस गई है। हिटलर कहीं नहीं है, लेकिन हिटलर हमारी रग रग में घुस चुका है। बिना हिटलर को क्रिटिकली देखे आप हिटलर को अपनी रगों से निकाल नहीं सकते, अपने समाज से खदेड़ नहीं सकते, क्योंकि 3 बड़े फिनोमिना जो हिटलर ने पैदा किए थे वे आपके समाज में जन्म ले चुके हैं। बुद्धिजीवियों के प्रति नफरत, हेट कैंपेन और नायक केंद्रित राजनीति। और यही वजह है कि हमें हिटलर कैसे बना इसे जानना होगा। अगले एपिसोड में हम इस पहलू की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।